Hey students and friends, how are you? Fine. Today we will discuss the torque on a dipole in uniform field. पहले हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में उस पर टॉर्क देखेंगे, देन डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में समझना हमारे लिए आसान होगा, फिर उसके ऑसिलेशन के भी केसेस देखेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम टॉर्क ऑन अ डाइपोल. टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो अजम्पशंस आपको लिखने होते हैं स्कूल एग्जाम में वो मैं बोलता जा रहा हूं, आप पहले तो उसको लिखते जाना, साथ में पॉज करके भी लिख सकते हो. दैट अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर. द डाइपोल हैज चार्जेस plus q and minus q and length 2l. The length is 2l. We have to find torque on the dipole. बस आपको ये लिखना है. Dipole having charges plus q minus q and length 2l is kept in uniform electric field E vector. We have to find torque on the dipole. ठीक है, बहुत सिंपल सा है. तो पहले हम लोग देखते हैं टॉर्क लगाएगा कौन. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगाएगा. इधर फोर्स लगेगा QE वेक्टर और इधर लगेगा माइनस QE वेक्टर. तो पहले मैं वो पार्ट बता दे रहा हूं जो आप स्कूल एग्जाम में लिख सकते हो और जो NCERT में गिवन है वैसा डेरिवेशन. कई लोगों को वही डेरिवेशन की जरूरत होती है, तो पहले वही वाला डेरिवेशन दे देता हूं मैं, उसके बाद इसका एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा. तो ये 2l लेंथ है. आपको यहां लिखना है द फोर्सेस ऑन चार्जेस प्लस q एंड माइनस q विल बी QE वेक्टर अलोंग द फील्ड एंड माइनस QE वेक्टर अपोजिट टू द फील्ड. देन दे आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. इक्वल है बट अपोजिट है ना. मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट फोर्सेस है. तो इसका टॉर्क हम लोग निकालते हैं कैसे. टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम और फोर्सेस. सो एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है QE, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, आप चाहो तो एक अलग सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हो. जैसे ये QE है और ये एक QE है. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर. सो डायग्राम कुछ ऐसा भी बनेगा. दिस लेंथ इज 2l, दिस एंगल इज थीटा, है ना. ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा. सो दिस लेंथ विल बी 2l sin थीटा. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l sin थीटा. वेरी सिंपल. दिस इज 2l, दिस इज 2l cos थीटा एंड दिस इज 2l sin थीटा. सो ये आ गया. 2ql को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड. सो द टॉर्क इज P sin थीटा. अब यहां मिस्टेक क्या होती है, कई लोग डायरेक्टली इसको P क्रॉस E लिख देते हैं. तो अब अभी थोड़ा ध्यान से समझना कि इसको P क्रॉस E लिखने के लिए एक कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी. NCERT में भी लिखी हुई है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक, अगर आप इसको P क्रॉस E लिख रहे हो, आप पहली बात तो किसी भी AB sin थीटा को A क्रॉस B नहीं लिख सकते हो. किसी भी AB sin थीटा को A क्रॉस B नहीं लिख सकते. उसको लिखने की कंडीशन क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म में भी A क्रॉस B लिखने की कंडीशन क्या है. पहली बात तो A और B दोनों वेक्टर होना चाहिए, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होगा. सो क्या P और E वेक्टर है, बिल्कुल है. दूसरा, अगर आप टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E लिखने जा रहे हो तो P क्रॉस E की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, कॉन्साइड होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप ऐसा लिखोगे. ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं क्या ऐसा आएगा या नहीं आएगा. तो ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, टॉर्क किधर लग रहा है. कुछ लोग इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज. टॉर्क इज नॉट क्लॉकवाइज, दैट इज सेंस ऑफ रोटेशन. टॉर्क है इनवर्ट. टॉर्क कैसा है, इनवर्ट. आप आराम से समझना. इस पॉइंट के अबाउट ये R वेक्टर है. यहां अलग से मैं इसको बता रहा हूं. ठीक है, यहां देखो, ये हिंज है, ये R वेक्टर है और ये F वेक्टर है. सो R क्रॉस F इज इनवर्ट. इस वाले चार्ज के लिए भी ये R है और ये F है. ठीक है, माइनस F बोल सकते हैं आप इसको.
इसके लिए भी r क्रॉस f, थोड़ा आराम से समझना, r उधर, r क्रॉस f इज इनवर्ड, इधर भी आप देखोगे r इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड, r क्रॉस f इज इनवर्ड, सो दोनों केसेस में r क्रॉस f है इनवर्ड, सो टॉर्क तो पक्का है इनवर्ड है। अब हम लोग देखते हैं क्या p क्रॉस e इनवर्ड आ रहा है, p इज फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज लाइक दिस एंड e इज लाइक दिस, सो इफ यू डू p क्रॉस p, अगेन आप इधर रखो और ये ऐसा, वो भी इनवर्ड आ रहा है, तो ये अपने को करके देखना चाहिए। हालांकि वहां लिख दोगे, कुछ लोग लर्न करके भी लिख देते हैं, उनको क्लियर नहीं होता है कि ये डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, या क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं, क्लॉकवाइज तो सेंस ऑफ रोटेशन है। सो आप इसके आगे एक लाइन आपको लिखनी है, ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आपको उसके आगे एक लाइन लिखनी है, दैट डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस e, है ना, या तो आप लिखना दैट p क्रॉस e हैज मैग्नीट्यूड p sin theta and its direction is inward and also this torque is inward। अब ये यहां पे भी लिख सकते हो also the torque is inward, also the torque calculated is inward, hence torque equal to p cross e। so in short आप ये लिख रहे हो दैट हमने ये जो निकाला है p sin थीटा विथ डायरेक्शन वो इनवर्ड है, और ये p क्रॉस e का भी हम डायरेक्शन निकालेंगे, वो भी इनवर्ड होगा। तो एक सिंपल सी लाइन आपको ये लिख देनी है दैट जो p क्रॉस e होगा उसका मैग्नीट्यूड भी p sin थीटा होगा, वो भी इनवर्ड होगा, और ये जो हमने निकाला है वो भी p sin थीटा है, वो भी इनवर्ड है, इट मींस टॉर्क इज p क्रॉस e। ठीक है, इसके और केसेस में हम लोग आते हैं, पहले आप इसका सेकंड डेरिवेशन देखो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे स्कूल में मार्क्स वहीं पे मिलता है जो एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना आपको किस डेरिवेशन में मार्क्स मिलने वाला। वो डेरिवेशन ये था एनसीईआरटी वाला, अभी मैं दूसरा डेरिवेशन बता रहा हूँ, वो इससे सिंपल है, और उसमें आपको ये जस्टिफाई करके नहीं बताना होता है दैट हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला फिर उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है उसमें। तो उसको मैं फटाफट यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो, ये फोर्स लग रहा था QE वेक्टर, ये फोर्स भी लग रहा था इधर माइनस QE वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये माइनस QE हो जाएगा। ये ओरिजिन या इसका सेंटर बोल सकते हो आप, सेंटर, ये पॉइंट है A और एक है B। सो नेट टॉर्क जो आएगा वो आएगा सम ऑफ R क्रॉस F, ठीक है, पॉइंट चार्जेस पे जब फोर्स लग रहा है तो सिग्मा R क्रॉस F लिखोगे। इस R का मतलब क्या है, OA क्रॉस QE, और इधर कितना है OB क्रॉस माइनस QE। इंटरेस्टिंग है कि ये फोर्स माइनस QE। सो QE को आप कॉमन लोगे, रिमेंबर एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये QE इधर कॉमन नहीं आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वो बाद में है तो बाद में ही रहेगा, A क्रॉस B कभी B क्रॉस A नहीं होता है। तो आप लिखोगे OA माइनस OB क्रॉस QE वेक्टर। OA माइनस OB क्या है, आप बोल सकते हो A की पोजीशन माइनस B की पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा, सो दैट इज BA वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। अभी किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो उसका एक और तरीका बता रहा हूं मैं, आप इसको लिखो OB वेक्टर, ठीक है, सो इसको आप लिख दो प्लस BO वेक्टर, माइनस OB इज प्लस BO एंड OA वेक्टर। अब इसको आप लिखो BO प्लस OA, so triangle rule से BO plus OA will be BA vector, so this is BA vector। ठीक है, हालांकि आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से भी बता सकते हो दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B to A। नाउ इसी को तो हम लोग 12 वेक्टर लिखते थे एक डाइपोल के लिए, फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज, लेंथ इज 12, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस एंड QE वेक्टर। इसमें 2QL जो है दैट इज P वेक्टर, 2QL की वैल्यू है P वेक्टर, सो डायरेक्टली यहां से आता है टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसमें आपको कुछ मैग्नीट्यूड अलग निकाल के फिर बार बार बताना नहीं पड़ता है दैट डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, इक्वल लाके हम P क्रॉस E लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये थे इसके दो डेरिवेशन, एक एनसीईआरटी वाला और एक थोड़ा अदर डेरिवेशन। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कि कब ये जो होगा टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा, और उससे क्या डाइपोल की हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं उस पॉइंट पे।
बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत सिंपल से डेरिवेशन भी है। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया पी साइन थीटा। तो आपको पता है ये जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री, और उसी केस को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम। जब नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है तो आप उसको बोलते हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क जीरो होता है तो आप उसको बोलते हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो द पार्टिकल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर विच एंगल्स 0 एंड 180। तो पहला केस में लिख रहा हूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, माइनस ये प्लस, ठीक है, तो ये स्टेबल है। यहां माइनस और ये प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये आ गई, इसलिए आप बोल रहे हो थीटा इज 180 डिग्री। रिमेंबर, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ये माइनस टू प्लस, डाइपोल मोमेंट राइट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, यहां डाइपोल मोमेंट लेफ्ट में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है। सो इसको आप बोलते हो पैरेलल और उसको बोलते हो एंटी पैरेलल कंडीशन। सो दोनों पे टॉर्क 0 होगा, इतना पक्का है, दोनों पे टॉर्क 0 होगा। नाउ व्हिच कंडीशन इज स्टेबल एंड व्हिच इज अनस्टेबल या न्यूट्रल, तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। तो अभी अभी आपने बहुत सारे ऑसिलेशन के केसेस पढ़ लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर ये अपनी पोजीशन में वापस आया तो वो होगा स्टेबल, नहीं आया तो क्या होगा अनस्टेबल। कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, थोड़ा चेक करके देखते हैं, ठीक है। आप लोग तब तक पॉज करके गेस करो कि क्या होगा। तो ये तो पता चलेगा इसके डिफ्लेक्शन से कि अगर इसको हमने डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा सा डेविएट किया, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। थोड़ा इसको डिफ्लेक्ट किया हमने, ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसा इसको रोटेट करा दिया बेसिकली ऐसा। अब देखते हैं ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर QE वेक्टर, इस पे लग रहा है माइनस QE वेक्टर। तो सोचो आएगा या नहीं आएगा। ये चौक ऐसे है, इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट किया, आप यहाँ दो बॉल्स भी लगा के देख सकते हो। इसको आप उधर पुश कर रहे हो, ऐसा खींच रहे हो, और इसको इधर खींच रहे हो। तो इस चौक को पकड़ के आप इसको राइट में खींचोगे, इसको लेफ्ट में खींचोगे, तो ये चौक वापस ऐसे आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, स्टेबल। वही इस केस को देखते हैं, सेकेंड केस को। इसमें अगर आपने डाइपोल को थोड़ा शिफ्ट किया तो क्या होगा। तो ये ऐसी कंडीशन थी डाइपोल की, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इसको ऐसा रोटेट कर दिया, माइनस एंड प्लस। तो इस पे फोर्स लगा QE वेक्टर, इस पे लगा माइनस QE वेक्टर। अब आपको लगता है क्या कि ये वापस जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हमने इसको ऐसा डिफ्लेक्ट किया, अब आप उसको उधर पुश कर रहे हो, ये वाले पॉइंट को आप इधर की तरफ ढकेल रहे हो, उधर, तो ये घुमाएगा ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमा रही है, अभी इस मोमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये होगा क्या, वापस नहीं जाने की जगह और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां डिफ्लेक्ट किया, वापस अपनी पोजीशन में आया, यहां डिस्टर्ब किया और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 0 इज स्टेबल एंड थीटा इक्वल टू 180 इज अनस्टेबल। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे मैं बता रहा हूं। तो आगे एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लेना, देयर इज नो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड। कोई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें आते हैं, टॉर्क एक मैक्सिमम कब होगा। तो आपको दिख रहा है जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मतलब डाइपोल होगा परपेंडिकुलर। उसको मैं यहां लिखा नहीं रहा हूं, आप नोट कर लो, ठीक है। आप लिख लेना थर्ड केस, दिस वाज केस 1, केस 2, एट थीटा इक्वल टू 90 द टॉर्क विल बी मैक्सिमम एंड दैट टॉर्क विल बी PE से ज्यादा टॉर्क नहीं लग सकता है जब डाइपोल को रखेंगे परपेंडिकुलर। मैं जो आपको यहां बताने वाला हूं थोड़ा और आगे, कि अगर इसको डिफ्लेक्ट किया तो होगा क्या, अपनी पोजीशन में वापस आएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। हम धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ। ये NCERT में इससे ज्यादा तो और नहीं आने के चांसेस हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में क्या आ सकते हैं, नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में, कहीं पे भी ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं। दैट अगर आपने इसको डिफ्लेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है, ये वापस अपनी पोजीशन में आया, स्टेबल है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये अपनी पोजीशन में आया। उसके बाद क्या होगा, क्या यहां ये रुक जाएगा। तो पहली बात तो नहीं रुकेगा, एनर्जी का लॉस है तो
तो अगर एनर्जी का लॉस 0 है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो ये कभी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा आप थोड़ा समझना। यहां से ये इधर की तरफ आया, अभी तक ये पूरा एक्सेलरेट हो रहा है, ये चार्ज इसको इधर की तरफ खींच रहा है, इसको घुमा रहा है, टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, टॉर्क लग रहा है तो इसके अंदर आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके पास कोई ना कोई एंगुलर स्पीड आ जाएगी, तो ये यहां पे रुक नहीं पाएगा ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण यहां रुक नहीं पाएगा। तो होगा क्या, जितना ये एक्सेलरेट हुआ है उतना ही रिटार्ड भी होगा। अगर ये इधर आता है, आप सेम डायग्राम में सब कुछ मत बनाना, आगे लिख लेना, डाइपोल ऑसिलेशन चाहो तो लिख सकते हो। ये इधर खींच रहा था तो ये एक्सेलरेट हो रहा था। अब ये थोड़ा समझना, डाइपोल भाग रहा है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, डाइपोल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर खींचने की कोशिश कर रहा है, और इस चार्ज को भी इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको ऐसा खींचोगे, ये एक डाइपोल है, आप रॉड एज्यूम कर सकते हो, है ना, ऐसा एक रॉड, अगर मैं इसको ऐसा खींचूंगा तो वापस ये सीधे होके इसी कंडीशन में आना चाहेगी। इसका मतलब ये है कि यहां तक हुआ एक्सेलरेशन, इधर हुआ रिटार्डेशन, तो ये रॉड उतने ही एंगल पे आके फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो करेगी क्या, वो करेगी ऑसिलेट। तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट केस में इसमें, इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, dipole is displaced slightly from stable equilibrium condition by angle theta भी लिख सकते हो, by angle theta, then it oscillates with angular amplitude theta। मतलब क्या है इसका, उधर थीटा से इधर थीटा तक ये ऑसिलेट करेगा, तो उसी को आप बोलते हो इट ऑसिलेट्स विद एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा। सिमिलरली इस केस में भी आपको लिखना है, इफ डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो क्या होगा, आप लोग थोड़ा सोच के पॉज करके वापस आओ, देखते हैं क्या होता है। ये एंगल थीटा है, तो ये डाइपोल यहां तक अब ये जाएगा, ठीक है, इसको समझो, ये प्लस चार्ज को इधर लाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है प्लस चार्ज उधर रहे, उधर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है, ये यहां तक जाएगा, अभी भी नहीं रुकेगा, यहां तक भी नहीं रुकेगा। अब ये प्लस यहां आ गया है, माइनस इधर आ गया है, थोड़ा आराम से समझना, ये पूरा यहां तक घूम गया है और यहां तक हुआ है एक्सेलरेट, तो अगर वहां तक एक्सेलरेट हुआ है तो उतना ही रिटार्ड भी होगा, उसी कॉन्सेप्ट से जिस कॉन्सेप्ट से हम ये इसको देख रहे थे। तो इसका मतलब कि ये घूमेगा कहां तक, वो थोड़ा आप आराम से समझना, ठीक है। इसको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये एक प्लस चार्ज था, ये माइनस रोटेट होने के बाद, अदरवाइज पहले प्लस यहां था, ये माइनस यहां था, ऐसा। नाउ ये यहां से यहां तक जाके तो प्लस रुकेगा नहीं, यहां तक होगा एक्सेलरेट, मतलब अल्फा पॉजिटिव। अगर ये पूरा का पूरा यहां तक आता है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम को सही तरीके से बनाने के लिए मैंने इसको रब किया है, आप इसको ऐसा देखना, यहां से जब तक ये चार्ज यहां पहुंचेगा तब तक अल्फा होगा पॉजिटिव, तो वही चार्ज जब यहां से यहां तक पहुंचेगा इधर सेम एंगल, तो यहां होगा अल्फा नेगेटिव, इतने दूर में होगा अल्फा नेगेटिव, वहां तक अल्फा हो रहा था पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने थीटा से डिस्प्लेस किया है तो ये वापस कहां तक आएगा, इधर की तरफ थीटा पे, ठीक है। तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो डाइपोल है ऐसे कंडीशन में था, ऐसा आपने लाके छोड़ा, ये टिप को जाना है उधर, यहां तक हुआ एक्सेलरेट, फिर यहां तक ऐसा हुआ रिटार्ड, फिर इधर गया एक्सेलरेट एंड देन रिटार्ड, तो ये ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। यहां समझना, यहां कैसा ऑसिलेशन हो रहा था, ऊपर गया ऐसा ऐसा ऐसा, यहां ये पूरा घूम के यहां आया और घूम के यहां आया, फिर ये वापस गया और ऐसा आया, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से भी समझ सकते हो दैट यहां तक एक्सेलरेशन फिर उतना ही रिटार्डेशन भी चाहिए, या आप चाहो तो विजुलाइज करके भी देख सकते हो कि ये यहां तक एक्सेलरेट हुआ फिर रिटार्ड हुआ। एनी हाउ अल्टीमेटली इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ, यहां से यहां तक इसकी मीन पोजीशन बनी फ्रॉम हियर टू हियर, सो दैट एम्पलीट्यूड इज 180 माइनस थीटा। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जितना इसने पूरा रोटेशन किया, ये पूरा का पूरा रोटेशन 360 माइनस 2 थीटा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। यहां एंगुलर एम्पलीट्यूड था थीटा, वहां एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या आया, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा।
ठीक है, दिस वाज इनिशियल थीटा जो बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो आपको लिखना क्या है, व्हेन द डाइपोल इज स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एंगल थीटा देन इट ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड थीटा। स्लाइड करो या ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दो तो भी वो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा, थीटा होगा। यहां अगेन ऑसिलेट करेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग ये है, चाहे ये केस हो या ये केस हो, दोनों केस में जो मीन पोजीशन है थीटा इक्वल टू 0 ही है। इसी के अबाउट पार्टिकल घूम रहा है, ऐसा और यहां से पूरा ऐसा। ठीक है, यहां से ऐसा और ये पूरा ऐसा घूम रहा है, तो भी मीन पोजीशन इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट तो ये हो गया थीटा और 180 माइनस थीटा का एंगुलर एम्पलीट्यूड। अब आते हैं डाइपोल का अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल ऑसिलेशन। नाउ बहुत सिंपल सा है, पहले हम तो ये समझते हैं कि क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सपोज करो ये मासलेस रॉड है, कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा डाइपोल ऑसिलेशन का, ऑब्वियसली यहां किसी न किसी रिजिड ऑब्जेक्ट से इसको अटैच किया हुआ रहेगा, वो मासलेस रहेगी। इन दोनों का मास है m, मास है m माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके चार्जेस है। सेंटर के अबाउट थोड़ा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया। तो जैसे आप थीटा से इसको डिफ्लेक्ट करोगे तो होगा क्या, थीटा से डिफ्लेक्ट करोगे इस पे टॉर्क लगेगा, वो आपने लिखा है p sin थीटा। और अगर ये थीटा आ गया, sin थीटा का टर्म आ गया, तो वो कभी भी एसएचएम नहीं हो सकता है, बिकॉज उसके लिए टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये है एसएचएम की कंडीशन। वो ऑब्वियसली कब होगा, आपको पता है, व्हेन थीटा इज 0। अगर मैं थीटा को बहुत स्मॉल कर दूं तो ये sin थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू आप लिखोगे p थीटा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आपने को टॉर्क इक्वल टू p थीटा लिखना चाहिए या माइनस थीटा लिखना चाहिए, करके देखते हैं। थीटा कैसा है, अगेन क्लॉक एंटी क्लॉक मत बोलना, वो सेंस है। थीटा इज आउटवर्ड, ऐसा घुमाया, थीटा इज आउटवर्ड। टॉर्क इज इनवर्ड, टॉर्क इज इनवर्ड। आराम से समझना, थीटा आउटवर्ड, टॉर्क इनवर्ड। वो क्लॉक और एंटी क्लॉक जिनके दिमाग में आ रहा है, दैट इज सेंस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों की डायरेक्शन अगर अलग है तो आप लिख सकते हो बीच में यहां पे एक माइनस साइन, माइनस p थीटा। नाउ टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, दिस विल बी नाउ एसएचएम। तो आपको पता है ये एसएचएम सिर्फ तब होगा दैट व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसको कंपेयर भी किससे करते हैं, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से। फोर्स को कंपेयर करते थे m ओमेगा स्क्वायर x से। ठीक है, ऐसा m ओमेगा स्क्वायर x। मास की जगह पे रोटेशन में क्या है, i ओमेगा स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे है थीटा। सो अल्टीमेटली टाइम पीरियड कितना आएगा इसका ऑसिलेशन का, i ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू p, इन दोनों को कंपेयर करो। सो ओमेगा इज रूट ओवर p अपॉन i। So time period is 2 pi by omega, which is 2 pi under root I upon P। चाहो तो आप ये फॉर्मूला लर्न भी कर सकते हो, बट कंपेयर करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इक्वेशन निकाल के, टॉर्क निकाल के आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये भी है, कॉम्पिटिटिव के लिए, एनसीईआरटी के लिए नहीं। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। केस 1 डाइपोल ऑसिलेशन का। ठीक है, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस रॉड, रॉड का मास 0 है, एंड द चार्जेस हैज मास m एंड m माइनस q प्लस q। स्मॉल बॉल्स में लिखा हो सकता है। ठीक है, ये बॉल्स है, प्लस q एंड माइनस q। It is hinged about any one point charge। अभी मैं ले रहा हूं माइनस पॉइंट चार्ज के अबाउट, यहां पे ये हिंज है। ठीक है, यहां पे ऐसे हिंज किया हुआ है, कील ठोक दी गई, फ्रिक्शनलेस।
इसको आपने रिलीज किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा थीटा से घुमाया, इसके अबाउट ये थीटा पोजीशन था। सो रिमेंबर हिंज्ड एट वन एंड, हिंज्ड एट नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और आपने उसको थीटा से डिफ्लेक्ट किया। आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा है, टॉर्क इक्वल टू या तो आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करके डायरेक्टली लिख दो आप, ठीक है, या टॉर्क को कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करके भी बता रहा हूं, नेक्स्ट वाले में मैं सीधे फॉर्मूला यूज कर लूंगा। सो टॉर्क इस पे कितना लगा, Q इंटू ई इंटू एल, ये डिस्टेंस है 2L, सपोज ये 2L ले लो डिस्टेंस, जैसे डाइपोल में नॉर्मली हम लोग लेते हैं। सो Q इंटू ई इंटू 2L, टॉर्क आपको पता है क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। So this is R and this is F sin theta. Now theta is small, तो आप इसको लिख दोगे QE into 2L into theta. Again theta outward, torque inward, ये ऑसिलेट करेगा, यहाँ माइनस हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब इसको आप लगा दोगे आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपैरिजन में। आई की वैल्यू कितनी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू आर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर आपको याद आ रहा होगा, एम आर का स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर थीटा वेक्टर, इसको इससे कंपेयर कर दो, गेट द आंसर। सो 2QEL इक्वल टू 4ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज बेसिकली रूट ओवर, एक 2 कैंसिल होगा, QE अपॉन 2ml, QE अपॉन 2ml। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 ml अपॉन QE, 2 ml अपॉन QE रूट ओवर। तो ये हो गया इसका टाइम पीरियड। अब एक इसका शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, आप नोट कर लेना। इस पूरी क्वेश्चन को आप वन लाइन में भी कर सकते हो, बट इसकी एक लिमिट है, जब तक मास सेम है, चार्ज सेम है, तब तक आप इस मेथड को लगा सकते हो। इमेजिन करो इसकी जगह अगर एक पेंडुलम होता, वो ऐसा नहीं होता, वर्टिकल ऐसा सस्पेंड होता, ठीक है, आप उसको डिफ्लेक्ट करते, उसका टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई रूट L बाय G, ग्रेविटी होती नीचे। फिलहाल आपने इसी को ऐसा रख दिया, इसी पेंडुलम को, और ग्रेविटी की जगह क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आप ऐसा समझना, इधर की तरफ ग्रेविटी के जैसा क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है तो Q को आप किससे रिप्लेस करते हो, या ग्रेविटी को किससे रिप्लेस करते हो, QE बाई m से, ग्रेविटी को रिप्लेस करते हो एक्सेलरेशन से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां लेंथ L होती थी, यहां लेंथ क्या है, 2L, तो मैंने इसको लिख दिया 2L, 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन, इसको आपने रख दिया QE बाई m, ये गेट द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बट मैंने आपको बता दिया इसकी एक लिमिट है। सिंपल वाले एक दो केसेस में लगता है, या तो ये कहां पे हिंज है, एक एंड पे, या सेंटर पे हिंज है। तो अब इसको मैं रब करके दूसरा एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी पे सेंटर पे हिंज है ना, मास सेम होना चाहिए। बहुत सारे इसमें केसेस हैं जिसमें ये लगता है, तो एक दो केसेस में ही आप इसको यूज करना, अदरवाइज ये जो मेथड है इस पे आप जाना, जो पूरा का पूरा इसका मेथड है। नाउ सेकंड केस, अब उसी डाइपोल को आपने हिंज कर दिया एट सेंटर, हिंज एट सेंटर। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहले मेथड क्या है, आप इसको सॉल्व करोगे, अगर ये सेंटर पे हिंज है, प्लस माइनस, यहां ये हिंज है, m माइनस क्यू, m प्लस क्यू, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। सो अब मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर रहा हूं, 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, 2 पाई अंडर रूट पीई अपॉन आई से। सो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, अगेन ये लेंथ 2L है, 2QL, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, थोड़ा आराम से समझना। इस पॉइंट के अबाउट फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, सेकंड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, आप ऐसा लिखते हो
सिग्मा एम आर स्क्वायर, जितने भी m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर होते हैं सबको आप ऐड करते हो। सो आई की जगह आप लिखोगे कितना 2ml स्क्वायर। तो टाइम पीरियड आएगा इसका 2 पाई अंडर रूट QE अपॉन ml। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करके निकालना है, टॉर्क निकाल के आप उससे भी कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट, अब इसके शॉर्ट मेथड पे आते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। शॉर्ट मेथड में इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर इसको पेंडुलम के जैसा एज्यूम करोगे तो लेंथ आपको लेनी है सिर्फ ओरिजिन टू ये चार्ज जहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक पेंडुलम अगर होता है तो वो जो एल लेंथ आप पेंडुलम में लेते हो वो कहां से कहां तक होती है, हिंज से उस मास तक की डिस्टेंस होती है। तो यहां भी आपको लेंथ सिर्फ एल लेनी है। मतलब ये पार्ट अगर ये दोनों के दोनों है या सिर्फ एक पार्ट है तो भी टाइम पीरियड दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है सिर्फ इस पेंडुलम के जैसा ही। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल को इस बार एल ही लेना है, पिछली बार हमने 2l लिया था, और जी की जगह कितना रख देना है QE बाई m। यू गेट द सेम आंसर। बट रिमेंबर, इसको बताने से पहले ही मैंने आपको एक बताया था दैट ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यही दोनों केसेस में यूज करना, और कहीं पे ये हिंज होगी अलग अलग लेंथ पे तो यूज नहीं करना, मास अलग अलग ले लोगे तो यूज नहीं करना, ठीक है। इन दोनों केसेस में आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। और भी आगे आप सोच भी सकते हो कि अगर ऐसा अलग अलग लेंथ होगी तो क्या कुछ हम इस शॉर्ट ट्रिक में मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। और अगर आपको क्लिक करता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ये अगर सेंटर पे हिंज नहीं है तो उस केस में। नेक्स्ट, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में आपसे कहीं पे भी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी अप्लाई करना पूछ सकते हैं किसी भी एक कंडीशन को लेके, दैट उसका अल्फा बताओ, ओमेगा बताओ थोड़ी देर के बाद। तो बस अल्फा निकाल के आपको करना है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये आप लगा सकते हो एक बार आपको अल्फा मिल गया तो, क्योंकि आपने टॉर्क निकालना सीख लिया है, आई निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है दैट अगर ये जो डाइपोल है इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। सो एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which of the following cases are possible। So जो केसेस हैं those are force and torque both are 0, second both non-zero, third force 0, torque non-zero, fourth force non-zero, torque 0, ठीक है। सो जिनको क्लियर नहीं है, ये क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं बोलता जा रहा हूं, फोर्स एंड टॉर्क बोथ 0, नेक्स्ट वाले में बोथ नॉन जीरो, नेक्स्ट फोर्स 0 टॉर्क नॉट 0, लास्ट फोर्स नॉन 0 टॉर्क 0। आप पॉज करके सोच के वापस आना, इसको सिंपल तरीके से भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले ऐसा ऑब्जेक्टिव आता है कंफ्यूजिंग, इसलिए इसी को मैं करा रहा हूं। तो पहली बात तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो पक्का प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा अगर QE, और उतना ही फील्ड में माइनस चार्ज पे लगेगा माइनस QE, चाहे आप डायपोल को कैसा भी रख लो, ये चीज पक्की है। तो फोर्स तो पक्का क्या होगा 0। तो नॉन जीरो वाले केसेस तो पॉसिबल है ही नहीं, बी नॉट पॉसिबल, डी नॉट पॉसिबल। अब ये दोनों पॉसिबल है क्या, ए एंड सी, बिल्कुल पॉसिबल है। ए कब पॉसिबल है, थीटा इक्वल टू 0 और 180 पे, एंड बी एल्सवेयर कहीं पे एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू 0 और 180। तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, ए एंड सी। नेक्स्ट, इसी पे बेस्ड अगर यहां पे नॉन जीरो होगा, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा,
तो ये सारे केसेस में क्या आंसर आएगा आपको सोच के बताना है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। सो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो क्या उसमें फोर्स जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, टॉर्क जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं टॉर्क के बारे में बता रहा हूं। सपोज ऐसा कोई रेडियल फील्ड है, ठीक है, एक स्फीयर का भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज का भी हो सकता है ऐसा, और अगर आपको चाहिए दैट इस पे टॉर्क जीरो हो जाए, तो आप क्या करो, माइनस और प्लस ऐसा रेडियली डाइपोल को भी रख दो, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू इधर माइनस क्यू इधर। तो ये कौन सा केस हो गया, टॉर्क जीरो। बट फोर्स है नॉन जीरो, क्योंकि यहां फील्ड ज्यादा है, लाइंस यहां पे ज्यादा डेंस है, इधर की तरफ फील्ड ज्यादा होगा, ये इस माइनस चार्ज के क्लोज है, ठीक है। माइनस चार्ज बस मैंने आपको बताना है प्रैक्टिकली कि ये फील्ड कैसे पॉसिबल है, इसका हालांकि कोई यूज है नहीं। ये फोर्स अगर ज्यादा है F1, ये वाला फोर्स अगर कम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्स इज नॉन जीरो, इस पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट, टॉर्क नॉन जीरो चाहिए, तो इसी फील्ड में आप इसको ऐसा कहीं पे भी इंक्लाइन रख दो, सो टॉर्क विल बी नॉन जीरो एंड फोर्स आल्सो विल बी नॉन जीरो। इसमें दोनों चीजें क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो कौन कौन सा पॉसिबल हो गया, वैसे ही जिसमें फोर्स नॉन जीरो था, मतलब बी और डी अब पॉसिबल हो गया, बी एंड डी आर पॉसिबल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि टॉर्क तो बिल्कुल अपने को समझ में आ रहा है कि जीरो नॉन जीरो दोनों पॉसिबल है, क्या फोर्स जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे वीडियोस में बहुत ही अलग अलग आंसर्स इसके होते हैं, बहुत ही डिबेटिंग टाइप का टॉपिक है ये, ठीक है, कि क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। नॉन जीरो तो हो सकता है, अच्छी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ लोगों का आंसर होता है दैट एनी हाउ किसी भी दो पॉइंट पे फील्ड सेम आ गया, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकता है कहीं दो पॉइंट पे बस सेम है, बाकी हर जगह पे अलग अलग ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वो दो पॉइंट्स पे सेम है तो फिर से एक पे लगेगा फोर्स क्यू, एक पे लगेगा माइनस क्यू, और नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यू एंड माइनस क्यू। अगेन इसमें क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि क्या ऐसा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो थियोरेटिकली तो बहुत सारे इक्वेशन ऐसा लिख दोगे मैथमेटिकली जिसमें दो पॉइंट पे फील्ड एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है वो मैं आपका थोड़ा दिमाग पे जोर देने के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, आप उसको सोचना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। थियोरेटिकली ऐसे फील्ड की इक्वेशन आप लिख सकते हो जहां पे क्या होगा, फोर्स पक्का जीरो आएगा, दो पॉइंट पे फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप उसको थोड़ा सोच कर नीचे लिखना। सो एनी हाउ थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, फोर्स जीरो हो सकता है, दोनों पॉइंट पे फील्ड अगर सेम मिल जाए तो, नॉन यूनिफॉर्म में किसी भी दो पॉइंट पे फील्ड सेम मिल गया तो इसका मतलब ऑल आर पॉसिबल। इस केस में सब के सब क्या है, पॉसिबल है। तो ये था डाइपोल का यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क कितना लगेगा और उस टॉर्क के कारण ऑसिलेशन कैसा होगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, उसका बिहेवियर यूनिफॉर्म में कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो एनसीईआरटी में गिवन है नेक्स्ट चैप्टर में, तो अभी मैं उसको यहां नहीं करा रहा हूं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।